हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी सीरीज। मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमने अपने यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है उस पर 500 प्लस सदस्य हो चुके हैं। तो अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर से आपका एक बार धन्यवाद। तो आगे की अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं हम। पिछला जो लेक्चर था अपना, उसमें हम पढ़ चुके थे किसके के बारे में? स्वपरागण के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया था हमने? स्वपरागण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, स्वपरागण क्या था कि जब एक ही पुष्प में परागण की क्रिया होती है या एक ही पादप पर उपस्थित दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसको क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। अगला जो अपना टॉपिक है ये है कौन सा? परपरागण। कौन सा है? परपरागण है। ठीक है, परपरागण की परिभाषा पिछले जो लेक्चर है उसमें भी अपने डिस्कस की है कि परपरागण किसको कहते हैं। देखो, परागण की क्रिया होती किसमें है? परागण की क्रिया होगी एक ही जाति के पुष्प में, एक ही जाति के पुष्पों में होगी। लेकिन ये जो परागण की क्रिया है, जहां पे हमने स्वपरागण में देखा था कि एक पादप पर जब उपस्थित एक से अधिक पुष्प होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है, तो इसको बोलते हैं सजात पुष्पी। इसी के समान परपरागण होगा। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो एक ही जाति के पादप हैं, एक ही जाति के दो पादपों की जो पुष्प हैं उनके मध्य जब परागण की क्रिया होती है तो इसको क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। ठीक है, यहां सजात पुष्पी में क्या था? एक ही पादप पर उपस्थित दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है, जबकि इसमें क्या होता है? एक ही जाति के दो पादपों के मध्य उपस्थित जो पुष्प हैं उनमें जब परागण की क्रिया होती है तो इसको क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। अब परपरागण के लिए क्या होती है? परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब एक पुष्प के, जैसे इस पुष्प के जो परागकण है, इस पुष्प के जो परागकण है इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो ये स्वयं तो चल के जाएंगे नहीं। ठीक है, कोई ना कोई माध्यम होगा जो इसको यहां तक लेकर के आएगा। ठीक है, इसी के साथ पुष्पों में कुछ अनुकूलताएं होंगी जो पादपों में परपरागण की क्रिया के लिए आवश्यक होती है। तो जैसे स्वपरागण के लिए हमने अनुकूलन पढ़े थे, वैसे ही यहां अपना जो पहला टॉपिक रहेगा उसमें पढ़ेंगे परपरागण के लिए पादपों में अनुकूलन। अपना टॉपिक क्या है? परपरागण के लिए पादपों में कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए। पहला जो अपना पॉइंट है वो रहेगा इसमें, जैसे स्वपरागण में हमने पढ़ा था कि पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए, वैसे परपरागित पादपों में पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पुष्प में केवल या तो नर जननांग उपस्थित होगा या फिर मादा जननांग उपस्थित होगा। जब पुष्प एकलिंगी होगा तब उसमें क्या होता है? परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे हम बात करें जो पपीता का पादप है, पपीता के पादप में जो पुष्प बनते हैं ये पुष्प कैसे बनते हैं? एकलिंगी। कैसे बनते हैं? एकलिंगी बनते हैं। ठीक है, दूसरा अनुकूलन है भिन्न काल पक्वता। दूसरा अनुकूलन क्या है? भिन्न काल पक्वता। स्वपरागण में आप याद करोगे, अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या था? समकाल पक्वता। क्या था उसमें? समकाल पक्वता था। इसमें क्या है? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होता है? ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? भिन्न काल पक्वता। अब जब किसी पुष्प में नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय पे बन रहे हैं तो उनमें स्वपरागण होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि जैसे मानो किसी पुष्प में अगर परागकण पहले बन रहे हैं और उसमें मान लो अगर अंडाशय में, बीजांड में अंडक का निर्माण ही नहीं हुआ, परागण की क्रिया भी हो गई, तो क्या यहां निषेचन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे
अंडप है ही नहीं तो परागकण का जो निषेचन है वो किसके साथ में होगा। ऐसे ही अगर पहले अंडप बन जाता है और परागकण परिपक्व नहीं होते हैं तो भी क्या होगा, इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। तो भिन्नकाल पक्वता पर परागण के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है जिसमें एक होता है स्त्री पूर्वता और एक होता है पुपूर्वता। एक क्या होता है, पुपूर्वता होता है। स्त्री पूर्वता का मतलब क्या है, ऐसे पुष्प जिनमें मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं और नर जननांग बाद में परिपक्व होते हैं, उन पुष्पों में कौन सी स्थिति होती है, स्त्री पूर्वता। कौन सी स्थिति होती है, स्त्री पूर्वता होती है। जैसे साल्विया के पादप में क्या पाई जाती है, स्त्री पूर्वता पाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, पुपूर्वता। पुपूर्वता का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, नर जननांगों का विकास या जो परिपक्वन है वो मादा जननांगों से पूर्व होता है। जब नर जननांगों का परिपक्वन मादा जननांगों से पूर्व होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पुपूर्वता कहा जाता है। तीन अनुकूलन हो गए अपने, सॉरी दो अनुकूलन हो गए, इसके दो भाग हैं। एक एकलिंगी पुष्प होने चाहिए, दूसरा पुष्पों में क्या होनी चाहिए, भिन्नकाल पक्वता होनी चाहिए। तीसरा है हर्कोगेमी। क्या है, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब क्या है कि जब पादपों में कुछ संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं, उन संरचनात्मक अवरोधों के कारण जब उनमें स्वपरागण नहीं होता है तो ऐसे पादपों में कौन सा परागण होता है, परपरागण। यदि पादप की वृत्तिकाग्र पर या पुष्प में संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं तो उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। जैसे कुछ पादपों में जो परागकोश है, इस परागकोश का प्रस्फुटन इतना तीव्र होता है कि परागकोश से निकलने वाले जो परागकण हैं वो दूर दूर तक बिखर जाते हैं, तो उनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, हर्कोगेमी का मतलब क्या हुआ, जब परागकोश और वर्तिकाग्र के मध्य संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं तो ऐसे पुष्पों में स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। तो कौन सी क्रिया होगी उनमें, परपरागण की क्रिया होगी। नेक्स्ट आता है स्वबंध्यता। क्या आता है, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब क्या होता है कि पुष्प में नर और मादा जननांग समान समय पे परिपक्व होते हैं, इसके बावजूद भी उनमें कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण क्या होगा, जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, स्वबंध्यता का मतलब क्या है, पूर्ण जनन सक्षम परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होना क्या कहलाता है, स्वबंध्यता कहलाता है। जैसे बात की जाए सेब और अंगूर में, सेब और अंगूर में क्या पाई जाती है, स्वबंध्यता पाई जाती है। इसके कारण जो पुष्प है उसके जो परागकण है उसी की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। लास्ट वन जो अपना अनुकूलन है ये है विषम व्रतिकात्व। क्या है, विषम व्रतिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या है कि कुछ पादपों में जो पुष्प हैं, इन पुष्पों में जननांगों की जो संरचना है ये दो प्रकार की होती है, या जो वर्तिका है ये दो प्रकार की होती है। ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, वर्तिका लंबी होती है और पुतंतु छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरे पुष्प कौन से होते हैं, जिनमें पुतंतु बड़े होते हैं और वर्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। वर्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। तो इनमें भी क्या होता है, परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। देखो जैसे यहां एक पुष्प के दो जननांग हैं, ये जायांग है इसका और ये क्या है इसका, पुमंग। ठीक है, यहां पर जब परागकोश का प्रस्फुटन होगा तो इसके जो परागकण है इसकी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वर्तिकाग्र की लंबाई क्या है, जो वर्तिका है उसकी लंबाई क्या है, अधिक है, जबकि पुतंतु की लंबाई क्या है, कम है। दूसरे पुष्प क्या है, जिनमें वर्तिका की लंबाई तो क्या है, छोटी, और जो पुतंतु है उनकी लंबाई क्या है, अधिक है। पुतंतुओं की लंबाई क्या है, अधिक है।
तो जब इनका परागकोश का जब प्रस्फुटन होता है तो प्रस्फुटन होने पर क्या होगा, परागकोश का प्रस्फुटन होने पर ये जो परागकण है ये वातावरण में दूर दूर तक फैल जाते हैं। इसके कारण इनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। तो कौन सा परागण होगा, परपरागण होगा। अब ये हो गए अपने क्या, परपरागण के लिए अनुकूलन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला अनुकूलन है कि परपरागित पुष्प हमेशा कैसे होनी चाहिए, एक लिंगी होने चाहिए। अगर पुष्प एक लिंगी होते हैं तो हमेशा उनमें कौन सा परागण होगा, परपरागण होगा। ठीक है। दूसरा क्या है, भिन्नकाल पक्वता। भिन्नकाल पक्वता का मतलब क्या है, नर और मादा जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना क्या कहलाता है, भिन्नकाल पक्वता कहलाता है। यह भिन्नकाल पक्वता दो प्रकार की है। एक है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब क्या है, मादा जननांगों का पहले परिपक्व होना और नर जननांगों का बाद में परिपक्व होना। दूसरा है पुपूर्वता। पुपूर्वता का मतलब क्या है, इसमें नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं और मादा जननांग बाद में परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या है, परागकोश व व्रतिकाग्र के मध्य पाए जाने वाले संरचनात्मक अवरोध जो स्वपरागण को क्या करते हैं, रोकते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, हर्कोगेमी कहा जाता है। जैसे कुछ पादपों में परागकोश का प्रस्फुटन इतना तीव्र होता है कि उनके जो परागकण हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं। ये क्या है, हर्कोगेमी। नेक्स्ट है स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब क्या है कि पादप में बनने वाले ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा जननांगों का जो परिपक्वन है वो समान समय पे होता है, लेकिन कुछ जैव रासायनिक परिवर्तनों के कारण या अवरोधों के कारण जो उस पुष्प के परागकण है उसकी वृत्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, स्वबंध्यता कहा जाता है। लास्ट वन आता है कौन सा, विषम वृत्तिकात्व। कुछ पादपों में दो प्रकार के पुष्प बनते हैं जिनमें एक प्रकार का पुष्प है उसमें वृत्तिका बड़ी और पुतंतु छोटे होते हैं, और दूसरे पुष्प ऐसे बनते हैं जिनमें पुतंतु बड़े व वृत्तिका छोटी होती है। तो इस प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें भी कौन सी क्रिया होती है, परपरागण की क्रिया होती है। ये हो गए अपने क्या, परपरागण के लिए पादपों में अनुकूलन की कौन कौन से अनुकूलन है जो पादपों में उपस्थित होने चाहिए, जिनके कारण क्या होता है, पादपों में परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट है परपरागण के प्रकार। अब देखो परपरागण के प्रकार या परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां बोल सकते हो आप इसको, कि परपरागण किस किस प्रकार से होता है। देखो मैंने जैसे अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करने से पहले ही बताया कि परपरागण जब होगा किसी पादप में तो परागकण एक पादप के पुष्प से उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या होता है, किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम क्या करता है, उन परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है। तो सबसे पहला जो परागण है वो होता है किसके द्वारा, पढ़ेंगे हम, वायु द्वारा। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। देखो जब परागकोश का प्रस्फुटन होता है तो परागकोश का प्रस्फुटन होने के बाद में जो परागकण है मुक्त होते हैं। ये मुक्त परागकण वायु के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। ये जो परागकण होते हैं ये भार में कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, शुष्क होते हैं, और इनकी सतह पर रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं। इनकी सतह पर क्या पाई जाती हैं, रोमिल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आसानी से वायु के साथ में उड़ करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा परागण है जल द्वारा। किसके द्वारा, जल के द्वारा। ठीक है। तो यहां इसके आगे जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम ये परागण की विधियां पढ़ेंगे, इसके साथ में परागण के लाभ और इसकी हानियां। ठीक है। तब तक अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई कमी होती है या बहुत आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आप सभी का
प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।